अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। आज की हमारी वीडियो नई डील से रिलेट करेगी, जिसमें हम बताएंगे कि नई डील के क्या फ़वाइद होंगे और क्या नुकसानात होंगे। जो ऑलरेडी प्रॉपर्टी बहरिया टाउन में है, ओल्ड प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, उनके ऊपर क्या नुकसानात और फ़वाइद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कोई भी चीज़ होती है उसके डेफिनेटली कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं। ज़ाहिरी बात है, हर चीज़ को हर बंदा अपने एंगल से देखता है। अगर हम 6 को देखें तो उसको एक साइड से देखें तो वो 9 नज़र आएगा, एक साइड से देखें तो वो 6 नज़र आएगा। तो हर बंदे की अपनी चॉइस, अपनी नीड और अपनी डिज़ायर के मुताबिक उन चीज़ों को वो एडजस्ट करता है और उसके मुताबिक उसको चीज़ों को देखता है। तो आज हम कुछ जो एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि नई डील से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, उनमें क्या क्या चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नई डील से क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं, और इस सारे टेन्योर में कौन बंदा ज़्यादा फ़ायदा कमा सकता है और कौन बंदा इस टेन्योर में नुकसान उठा सकता है। तो आइए इसमें थोड़ी सी हम नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम नुकसानात को डेफिनेटली इसमें डिस्कस करेंगे कि इसमें नई डील आने की वजह से नुकसानात क्या होंगे। सबसे पहला नुकसान जो आप कह सकते हैं कि हम एक लॉजिकल, या आप कह सकते हैं कि इसका की पॉइंट है, वो ये है कि जब भी कोई नई डील आती है, जितना भी इन्वेस्टर होता है, जितना भी वो वाला स्टेक होल्डर होता है जिसने जस्ट प्रॉपर्टी इसलिए परचेज़ की होती है कि वो अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉफिट कमाए, वो अपना पैसा ओल्ड प्रॉपर्टी से निकाल लेगा। वो क्यों निकालेगा, उसकी बहुत बड़ी नीट एंड क्लीन वजह है। वो ये है कि जब ज़ाहिरी बात है नई डील आती है तो नई डील में आपको पैसा भी कम लगाना पड़ता है और प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा होता है। एग्जांपल के तौर पे एक जगह पे आप करोड़ रुपया लगा के एक महीने में 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो आप उसी जगह पे करोड़ लगा के 50 लाख रुपया तक भी कमा सकते हैं नई डील में। तो हर बंदे की कोशिश होगी कि चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी सस्ती भी बेचे। मिसाल के तौर पर उसने एक प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में परचेज़ किया और ऊपर से नई डील आ गई है, वो उसको 8 लाख में बेचेगा, 2 लाख लॉस करेगा और उधर जाके वो 10 लाख कमा लेगा। जो उसका एक्चुअल लॉस होगा वो उसके प्रॉफिट में लॉस होगा, उसका एक्चुअल लॉस नहीं होगा। उसकी कैपिटल अमाउंट सिक्योर रहेगी, जो कमी होगी वो उसके प्रॉफिट में होगी। मिसाल के तौर पे वहाँ पे वो 10 लाख कमा रहा था, इधर 2 लाख नुकसान हुआ, तो इन एक्चुअल वो 8 लाख प्रॉफिट में है। तो ये कैलकुलेशन जब वो करेगा तो ऑब्वियसली अपना प्रॉपर्टी को वो निकालेगा, बेचेगा और निकाल के उसको दूसरी साइड पर लेके आएगा। अब सबसे पहला तो ये नुकसान हुआ कि जब ज़ाहिरी बात है इन्वेस्टर अपना पैसा निकालेगा तो मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग हो जाएगी, हर बंदा सेल करने वाला आ जाएगा। डिमांड एंड सप्लाई ज़ाहिरी बात है फ्लैक्चुएट करती मार्केट, इसके ऊपर मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा आ जाएगी, डिमांड कम होती जाएगी, जिसकी वजह से रेट्स डाउन होना शुरू हो जाएंगे और जो स्टेक होल्डर्स होंगे वो नुकसान में चले जाएंगे। जिस बंदे ने 40 लाख की प्रॉपर्टी की है उसकी 20 लाख में प्रॉपर्टी जा चुकी होगी। तो ये सबसे पहला नुकसान होगा कि जब इन्वेस्टर पैसा निकालता है तो उससे जो इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर, बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा ओल्ड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, क्योंकि नई प्रॉपर्टीज़ में तो पैसा ऐड ऑन होता जाएगा, उसका इनडायरेक्टली फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा नई डील का, लेकिन ओल्ड प्रॉपर्टीज़ का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अब जब मार्केट से इन्वेस्टर अपना पैसा निकालेगा तो कुछ मखसूस लोग जो एंड यूज़र होंगे, जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की होगी, या वो लोग जो कि छोटे मोटे इन्वेस्टर्स होंगे जिनके पास करोड़ रुपया है, 50 लाख रुपया है, 20 लाख रुपया, और उन्होंने एक प्रॉपर्टी ली हुई है और उन्होंने 10 लाख के लिए अपनी सेविंग के तौर पर उसको लिया हुआ है, वो बस लोग रह जाएंगे। अब इस वजह से ये होगा कि जब मैक्सिमम स्टेक होल्डर जो कि बड़े इन्वेस्टर्स होंगे वो अपना पैसा निकाल लेंगे तो मार्केट में सेलिंग ज़्यादा हो जाएगी। अब जब डायरेक्टली सेलिंग होगी तो ऑब्वियसली रेट्स डाउन होना शुरू हो जाएंगे और लोगों को इससे नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद अगला जो इम्पैक्ट होगा, जब मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होगी, रेट्स कम होना शुरू हो जाएंगे, तो जो लोग ऑलरेडी स्टेक होल्डर्स हैं, जिन्होंने छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की हुई है, एंड यूज़र की बात नहीं कर रहा हूँ, वो वाले इन्वेस्टर्स जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए सोचा, उसको हम इन्वेस्टर इसलिए कंसीडर कर रहे हैं कि उनका पर्पस रिहाइश नहीं है, उनका पर्पस बेचना है, लेकिन लंबे अरसे के बाद बेचना है। अब जब वो लोग जो कि जिन्होंने कोई एक आधा प्लॉट लिया हुआ है और वो लोग पैनिक हो जाएंगे, पैनिक इस सेंस में होंगे कि जब उनकी 30 लाख की परचेज़ की हुई प्रॉपर्टी 20 लाख में मार्केट में मिल रही होगी, तो ये सोचेंगे अगर हम ये प्रॉपर्टी मज़ीद रखेंगे तो आया कि ये ना हो कि ये प्रॉपर्टी 10 लाख पे चली जाए, तो वो हो जाएंगे पैनिक। जब वो होंगे पैनिक तो वो मार्केट में सस्ती चीज़ें बेचेंगे तो मज़ीद मार्केट डाउनफॉल की तरफ जाएगी। मतलब आप अपनी जो एक रेट की एक प्राइस की जो है उसको आप लेवल को एक जगह पे ड्रॉ नहीं कर सकते। मार्केट
बॉटम लाइन से भी नीचे जाना शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे एक प्लॉट की एक्चुअल वर्थ जो एक जस्टिफाई जो मार्केट वैल्यू है वो 10 लाख है, तो वो 5 लाख में ट्रेड होना शुरू हो जाएगा। जब वो बिलो द लाइन जाके ट्रेड होगा तो ऑब्वियसली लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि लोगों ने 15 लाख 20 लाख 25 लाख की चीज़ परचेज़ की होगी। जब वो 5 लाख 7 लाख की सेल होगी तो ज़ाहिरी बात है उनमें उनका नुकसान होगा। और भी ये नुकसान होगा क्यों? जब लोग पैनिक होकर चीज़ें बेचेंगे, और पैनिक होकर तब बेचेंगे जब उनको लगेगा कि यार हर बंदा तो पैसा निकाल रहा है, मार्केट कहीं डेड ना हो जाए। हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं है। कोई भी जो एक सिचुएशन होती है वो एक टेम्प्रेरी टाइम के लिए होती है, एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है, उसके बाद वो चेंज हो जाती है। लेकिन लोग पैनिक होते हैं और उससे वो नुकसान उठाते हैं। अब होगा उन लोगों का फ़ायदा जो स्मार्ट वर्कर होंगे, जो अपने टाइम को सही से मैनेज करेंगे और उससे फ़ायदा कमाएंगे। इसके बाद जो अगला नुकसान होगा वो ये होगा कि मार्केट में चीज़ सेल करना मुश्किल हो जाएगी। ये मैं ओल्ड प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ, इसमें मैं अभी तक नई डील को मैंने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि जो इम्पैक्ट्स हैं नई डील के मैं उनको डिस्कस कर रहा हूँ अभी। मार्केट में चीज़ सेल करना मुश्किल हो जाती है। रीज़न बीइंग कि हर बंदे की कोशिश होती है कि वो नई डील में पैसा लगाए। एग्जांपल के तौर पे एक प्रॉपर्टी है, एक इन्वेस्टर है, वो मार्केट में आता है, वो उसने परचेज़ करनी होती है 10 लाख की होल्डिंग कैपेसिटी पे चीज़ को परचेज़ करना। उसने एक्सपेक्ट किया कि मैं 10 लाख के ऊपर 2 लाख प्रॉफिट कमाऊँगा। तो जब उसको पुरानी डील की तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे सारी से छोटी चीज़ भी 4 मिलियन की 5 मिलियन की आपको मिनिमम मिलेगी। तो जब 4-5 मिलियन की चीज़ आप परचेज़ करेंगे तो आपको 2 लाख प्रॉफिट होगा। तो बजाय आप 4 मिलियन लगा के 2 लाख कमाने के, आप 1 मिलियन लगा के 2 लाख क्यों नहीं कमाएंगे? तो हर बंदे की कोशिश होगी कि वो वहाँ पे परचेज़ करे जहाँ पे उसका पैसा कम हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम गेन। तो हर बंदा नई डील की तरफ जाएगा। जब वो नई डील की तरफ जाएगा तो पुरानी डील की तरफ वो बाइंग नहीं करेगा। अब जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे स्टक हुए, जिन लोगों ने साल सवा साल के लिए प्रॉपर्टी होल्ड की होगी और वो बेचना चाह रहे होंगे, अब उनको बायर नहीं मिल रहा होगा। लिहाजा इस सिचुएशन में चीज़ सेल करना बहुत मुश्किल हो जाएगी और उसके ऊपर बायर स्टैंड करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में बायर होगा ही नहीं। आपकी जो चीज़ होगी उसको परचेज़ करने वाला होगा ही नहीं मार्केट में। और अगर आप सेल करेंगे रेट के ऊपर तो उसको कोई परचेज़ करेगा नहीं। और अगर आप बिलो द लाइन जाके करेंगे तो आपको नुकसान होगा। अब बिलो द लाइन जाके अगर आप सेल करते भी हैं तो आपका फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर ये है कि आप उसको होल्ड करें, मतलब कुछ टाइम के लिए मार्केट से आपकी प्रॉपर्टीज़ का जो कि एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ उनका बायर निकल जाएगा मार्केट से, जिससे होगा नुकसान। तो ये बेसिकली एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जब एक ऑल्टरनेट चीज़ आ जाएगी। एग्जांपल के तौर पे 2 चीज़ें होती हैं, सेम नीड की होती है। मिसाल के तौर पे 2 गाड़ियाँ हैं, 2 मुख्तलिफ कंपनी की गाड़ियाँ हैं, लेकिन उनके फीचर्स सेम है। तो एक गाड़ी अगर 10 लाख की मिल रही है और दूसरी गाड़ी आपको 50 लाख की मिल रही है सेम फीचर्स में, तो आपकी प्रायोरिटी होगी कि आप 10 लाख वाली गाड़ी परचेज़ करें। तो ये एक लॉजिकल बात है। जब आपको एक सस्ती चीज़ मिल रही होगी जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्टर कभी भी अपना पैसा वहाँ पर नहीं लगाएगा जहाँ पर ज़्यादा पैसा लगा के उसको कम प्रॉफिट मिले। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस सारे टेन्योर में जो नुकसान होता है वो सिर्फ छोटे इन्वेस्टर का होता है। अब छोटा इन्वेस्टर नुकसान करता कैसे है, मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया कि वो पैनिक होकर चीज़ों को बेचता है, जिसकी वजह से वो चीज़ें सस्ती बिकती हैं और उसको फ़ायदा नहीं होता। लेकिन इस सारे टेन्योर में जो बंदा फ़ायदा कमाना चाहता है या जो बंदा नुकसान से बचना चाहता है वो जस्ट पैनिक ना हो। अगर वो पैनिक हो गया तो समझ लो उसका नुकसान होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी बड़ा तहम्मुल मिजाजी और मुस्तकिल मिजाजी वाला बिजनेस है। इसमें आपने पैनिक होके या जल्दबाजी में कोई भी फैसला किया तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। प्रॉपर्टी कभी भी लॉस नहीं देती अगर आप होल्डिंग कैपेसिटी और आप मुस्तकिल मिजाजी से कोई भी बिज़नेस करते हैं या कोई भी फैसला लेते हैं। तो इस सारे टेन्योर में जो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है वो आपका छोटा इन्वेस्टर होता है। और छोटा इन्वेस्टर वो लाइक जिसने 1 प्रॉपर्टी ली हुई है या 2 प्रॉपर्टी ली हुई है और उसने साल 2 साल के लिए होल्ड करना है और उसके अगर नई डील आने की वजह से वो पैनिक होकर अपना पैसा मूव करने के चक्कर में है तो वो हरगिज़ भी फ़ायदा नहीं कमाएगा। उससे बेहतर ये कि जहाँ उसने 1 साल मज़ीद होल्ड किया वो मज़ीद 2 साल होल्ड कर रहे हैं, जिससे होगा उसकी प्रॉपर्टी भी इंक्रीज़ हो जाएगी और उसको फ़ायदा भी हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ इसमें आपको मैं कह दूंगा कि इस पूरी वीडियो का जो एक आप कह सकते हैं कि सेंट्रल आइडिया है वो ये है कि इस पूरे टेन्योर में जो फ़ायदा कमाता है वो स्मार्ट वर्कर करता है। जो स्मार्ट वर्क करना जानता है, जो कि स्मार्टली चीज़ों को मैनेज करता है, वो फ़ायदा कमाता है। और जो चीज़ों को स्मार्टली मैनेज नहीं करता वो नुकसान कमाता है। अब आते हैं हम फ़ायदों की तरफ कि स्मार्ट पर्सन कैसे फ़ायदा उठाएगा और कौन से बंदे नई डील से फ़ायदा उठाएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें स्मार्ट वर्कर को। स्मार्ट वर्कर कौन सा हुआ? एग्जाम्पल के तौर पे आपको सबसे पहली बात तो ये कि मार्केट के साथ टच रहना चाहिए। हर एक चीज़ की एक रेसिपी होती है। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी जो अहम चीज़ है, जो इसमें सबसे बेहतरीन मवाद है, वो ये है कि आप मार्केट के साथ टच रहें, मार्केट के साथ अवेयर रहें, लोगों के साथ। अगर आपने बिज़नेस कोई भी करना है तो आप अगर अपने बिज़नेस से कट ऑफ हो जाएंगे ना
तो फिर आप कभी भी उस पर फ़ायदा नहीं कमा सकते। अगर आपने इसको साइड बिजनेस किया हुआ है या आपने इसको फुल टाइम बिजनेस किया हुआ है या आपने जैसा भी किया हुआ है, अगर आप इसके साथ बिजनेस की मद में चल रहे हैं तो आपको मार्केट के साथ टच होना ज़रूरी है। आप ये देख लें बिटकॉइन का जिन लोगों ने के पास आइडिया था, जिन लोगों ने बिज़नेस को बिज़नेस समझ के किया, उन्होंने फ़ायदा कमाया, और जिन लोगों ने रिस्क लिया, जिन लोगों ने टच में नहीं रखा, उनको नुकसान हुआ। तो हर बिज़नेस इसी तरीके से होता है। अगर आपने एक शॉप बना ली है करियाने की, आपने शूज़ की शॉप बना ली है, आपने इवन किसी भी चीज़ की शॉप बना ली, आप अपने बिज़नेस के साथ टच में नहीं है, आप कभी फ़ायदा नहीं उठा सकते। फ़ायदा आपको तभी मिलेगा जब आप हर एक चीज़ को बारीकी के साथ देखेंगे और हर एक चीज़ को डीपली देखेंगे। तो प्रॉपर्टी भी सेम सिचुएशन में है। प्रॉपर्टी की मार्केट में टच रहने से आप फ़ायदा कमा सकते हैं। अब टच रहने से जो फ़ायदा वो ये होगा, आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त मार्केट किस सिचुएशन में जा रही है, किस करवट ऊँट बैठ रहा है। मिसाल के तौर पे नई डील आ रही है तो हर बंदे की कोशिश होगी वो अपना पैसा निकाले और अपने पैसे को कम से कम नुकसान पे, इवन अगर वो फ़ायदा नहीं कमा रहा तो कम से कम नुकसान में चीज़ को निकाल के अपने पास में पैसा पास रखे और नई डील में लगाए या वहाँ पे लगाए जहाँ पे उसको सस्ती चीज़ मिल जाए। अब कुछ लोग इस नई डील में जब आती तो नई डील नहीं परचेज़ करते, वो अपना पैसा निकाल लेते हैं किसी स्पेसिफिक जगह से या किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में, और जैसे ही नई डील आती है, क्योंकि हर बंदा नई डील की तरफ चला जाता है, पुरानी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो वैसे की वैसे रह जाती हैं। अब उसमें होता ये है कि जो 10 लाख वाली प्रॉपर्टी वो 7 लाख की आ चुकी होती है। रीज़न क्योंकि ऑल्टरनेट जो प्रॉपर्टीज़ है वो सस्ती बिक रही होती है। एग्जांपल के तौर पे मेरे पास प्लॉट है, प्रीसेंट 1 में मेरे पास प्लॉट है या प्रीसेंट 4 में या किसी भी प्रीसेंट में प्लॉट है। अब मेरे साथ वाला प्लॉट अगर मार्केट में 10 लाख बिकने को है और मैंने अपनी 50 लाख डिमांड की हुई है तो मेरा कभी भी नहीं प्लॉट बिकेगा। और जब मैं सराउंडिंग में देखूंगा कि 10 बंदे जो हैं वो 10 लाख में बेच रहे हैं तो मैं भी अपना प्रॉपर्टी की प्राइस 10 लाख कर दूंगा और मेरी ट्रांजैक्शन 9 लाख रुपए पे होगी, क्योंकि 10 लाख में तो 10 बंदे और भी दे रहे हैं। मेरी प्रॉपर्टी बंदा तब परचेज करेगा जब मेरी प्रॉपर्टी सस्ती होगी, और जब मैं सस्ती प्रॉपर्टी बेचूंगा, चाहे मैं उसको नीड में बेच रहा हूँ, चाहे उसको मैं एमरजेंसी में बेच रहा हूँ, चाहे मैं उसको मर्जी से बेच रहा हूँ, जब मैं 9 रुपये की प्रॉपर्टी बेचूंगा और वो एक्चुअल प्रॉपर्टी 50 रुपये की है तो मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हो गया। अब लोग स्मार्ट वर्कर ये होते हैं कि अपना पैसा निकालते हैं, अपने पैसे से गेम करते हैं। जब सस्ती चीज़ बिकने को आती है उसको डालते हैं और उसको चीज़ परचेज करके फ़ायदा कमा लेते हैं। ये होता है स्मार्ट वर्क। अब नई डील में भी पैसा नहीं लगाया। कुछ लोग कहते हैं कि नई डील में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, हम इसको चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकते, मत लगाएं नई डील में पैसा। आप पुरानी डील में पैसा लगाएं, पुराने प्लॉट्स में लगाएं, पुरानी प्रॉपर्टीज़ में लगाएं और एक स्मार्टली गेम करके आप अपने पैसे को डबल ट्रिपल कर सकते हैं। तो ये सारी सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप स्मार्टली किस तरह से प्रॉपर्टी में गेम कर सकते हैं, किस तरह से आप प्ले कर सकते हैं, किस तरीके से आप फ़ायदा कमा सकते हैं। अब बातें फ़वाइद की तरफ के, बहरिया टाउन कराची की नई डील जब आएगी तो इसमें कौन से लोग फ़ायदे में रहेंगे और कौन से लोग नई डील की वजह से फ़ायदा कमाएंगे। सबसे पहली बात तो ये कि इन्वेस्टर, ऑब्वियसली जो बंदा अपने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा नई डील में, और नई डील में रहते हुए जब वो चीज़ों को सेल परचेज़ करेगा, ट्रांजैक्शन करेगा, तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा होगा। तो हर बंदा इस वक्त नई डील में जब लगेगा तो इस वजह से वो उससे मुस्तफ़ीद होगा। दूसरी बात ये कि टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर्टी किस वक्त पीक पे खड़ी है, किस वक्त उसको बेचना मुनासिब है, किस वक्त उसको परचेज़ करना मुनासिब है, तो इस चीज़ों को जो मैनेज कर जाएगा वो फ़ायदे में रहेगा। अब अगला पॉइंट जो सबसे अहम बंदा जो फ़ायदेमंद रहेगा वो ये होगा कि एंड यूज़र। अब एंड यूज़र इसमें कैसे फ़ायदेमंद रहेगा, मैंने इस पूरी वीडियो में अभी तक एंड यूज़र को डिस्कस नहीं किया था। अभी एंड यूज़र को डिस्कस करने का वक्त है तो मैं आपको यूज़ करने जा रहा हूँ। एक बंदा जिसने अपने रहने के लिए प्रॉपर्टी ली हुई है, उसकी प्रॉपर्टी करोड़ की हो जाए, 50 करोड़ की हो जाए, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। रीज़न बीइंग कि उसने तो रहना है, वो उस प्रॉपर्टी को इसे यूटिलाइज़ करेगा, ऐसे इस्तेमाल करेगा कि उसके सराउंडिंग जो भी ऊपर नीचे हो रहा है उसके ऊपर कोई भी वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जब उसने बेचना है तभी वो उसकी मार्केट वैल्यू चेक करेगा, और जब उसने रहना है तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी प्रॉपर्टी करोड़ की है या 10 करोड़ की है। अब एंड यूज़र कैसे फ़ायदे में रहेगा कि जब मार्केट होगी सस्ती, हर बंदे की कोशिश होगी कि नई डील में जाए, पुरानी प्रॉपर्टीज़ के रेट होंगे डाउन। एक बंदा मेरे जैसा जिसका बजट ही 10 लाख है और वो 50 लाख की चीज़ परचेज़ नहीं कर सकता, जब 10 लाख वाली चीज़ उसके रेंज में आएगी, बजट में आएगी, तो वो फ़ौरन से अपने पैसे निकालेगा और वो चीज़ परचेज़ कर लेगा। जो उसको 1 साल पहले 50 लाख की मिल रही होगी वो उसको 10 लाख की मिल जाएगी और वो फ़ायदे में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा एंड यूज़र को होगा। अपनी मर्ज़ी की प्रॉपर्टी ले लेगा, क्योंकि ज़ाहिर बात अगर वो प्लॉट लेगा तो घर बनाने के लिए लेगा, घर लेगा तो वो रहने के लिए लेगा, अपार्टमेंट लेगा तो वो रहने के लिए लेगा, तो वो कोई भी प्रॉपर्टी में हाथ डालेगा तो इस वजह से डालेगा कि वो उसको परचेज़ करे और उसमें ज़ाती इस्तेमाल के तौर पे उसको यूटिलाइज़ कर सके। अब नई डील से जो एक और फ़ायदा होता है वो ये होता है कि नई डील आने की वजह से जो दूसरी मार्केट के लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, बिजनेस कम्युनिटी, वो भी अपना पैसा मार्केट में लाती है, और प्रॉपर्टी की मार्केट में जब पैसा आता है तो मज़ीद पैसा इंक्रीज़ होने की वजह से लोगों को फ़ायदा होता है। मिसाल के तौर पे ये प्रॉपर्टी का हजम जो है प्रॉपर्टी की मार्केट का वो 10 मिलियन का है,
तो ऑब्वियसली जब नया पैसा आएगा तो 50 मिलियन का हो जाएगा, और जब पैसा आएगा तो ऑब्वियसली चीज़ों के रेट्स इंक्रीज़ होंगे, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी स्पेसिफिक या किसी एक मतलब एक लिमिटेड सेक्टर में हो, लेकिन उससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और उस सेक्टर में जब पैसा डलेगा तो ऑब्वियसली उसमें ट्रेडिंग होगी और उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा होगा। जो इन्वेस्टर्स, जो बिल्डर, जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया होगा उनको फ़ायदा होगा, उनको प्रॉफिट आएगा, तो इसकी वजह से भी उनको फ़ायदा होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी की इन्वॉल्वमेंट होती है। अब ज़ाहिर बात है जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वॉल्वमेंट करता है तो उससे मुल्की मईशत को भी फ़ायदा होता है, मुल्की इकॉनमी को भी फ़ायदा होता है, और ऑब्वियसली उस बंदे को भी फ़ायदा होता है जिस बंदे ने प्रॉपर्टी परचेज़ की होती है, और जिस बंदे ने प्रॉपर्टी परचेज़ करनी होती है उसको भी फ़ायदा होता है। डॉलर्स आने से, बाहर से पैसा आने से भी डेफिनेटली इस प्रॉपर्टी का फ़ायदा होता है और लोगों को इससे बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है। अगले लोग वो हैं जो कि जिनका बजट कम है, जो कि सैलरीड पर्सन है, जो कि स्टूडेंट है, जिनके पास कुछ अमाउंट है और वो फुल पेमेंट के ऊपर कोई प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं कर सकते। उनको अब फ़ायदा इस तरह से होता है कि वो जब इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर प्रॉपर्टी आती है तो वो एक माइनर सी अमाउंट एज अ डाउन पेमेंट पे करते हैं, और रिमेनिंग पेमेंट को 2 साल, 3 साल, 4 साल में ईजिली वो पे करते हैं, जिससे होता ये है कि उनको फ़ायदा होता है। अब एक बंदा जिसने 250 गज़ का प्लॉट परचेज़ करना है और उसकी 50 लाख प्राइस है, उसके लिए एक साथ 50 लाख देना इम्पॉसिबल है। अब वहाँ पे वो 60 लाख में इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी परचेज़ करेगा और उसको 10 लाख रुपया देना, तो वो हंस के ईजिली दे देगा। वो कहेगा ठीक है 10 लाख पकड़ो, बाकी की पेमेंट मैं 4 साल में पे कर दूंगा। तो वो डेफिनेटली लोग फ़ायदेमंद साबित होता है उनके लिए वो फ़ायदेमंद होता है। वो लोग जिनका बजट कम होता है और वो अपनी प्रॉपर्टी को एक साथ पेमेंट के ऊपर परचेज़ नहीं कर सकते। एग्जांपल के तौर पे एक बंदा है जिसके 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं और वो अपने घर के अखराजात एक साथ मैनेज कर रहा है और वो एक साथ पैसा नहीं निकाल सकता, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वो अपनी सेविंग को वहाँ पे यूटिलाइज़ करता जाए और कल को 4 साल 5 साल के बाद उसके पास ऐसी प्रॉपर्टी बन जाए जो कि प्रॉपर्टी उसको कल को एक घर की सूरत में उसके पास मौजूद हो जाए। तो वो बंदा उसके लिए कारगर साबित होगी, क्योंकि जो बंदा रेंट पे रह रहा है वो अपनी सारी अमाउंट एक साथ निकाल के नया घर परचेज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर जाके इन चीज़ों को मैनेज कर सकता है। तो उनके लिए बहुत बड़ी फ़ायदेमंद और सूटेबल अपॉर्चुनिटी होती है। दूसरे वो लोग जो कि कम बजट रखते हैं और उनका पर्पज़ इन्वेस्टमेंट है और वो चाहते हैं कि उनका पैसा सिक्योर हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कमेटी डाली जिसमें आपने 10 लोगों ने मिलकर एक ऑफिस में बैठे हैं या एक कॉलोनी में रहते हैं या एक जगह पे रहते हैं, एक बिल्डिंग में रहते हैं, तो आप लोगों ने 10 लोगों ने मिलकर 10-10 लाख की 2 साल की कमेटी डाल दी, तो आपको 2 साल के बाद 10 लाख ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 2 साल की अगर आपने कमेटी वही 10 लाख आपने एग्जाम्पल के तौर पे सिक्योर कर लिया तो 10 लाख आपको 15 लाख मिलेगा। तो वो लोग जिनका बजट कम है और वो अपने पैसे को सिक्योर करना चाहते हैं, सेविंग करना चाहते हैं हलाल तरीके से, उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है कि वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे उनको फ़ायदा होता है। ये उनके लिए फ़ायदेमंद अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो उन लोगों को होता है जो स्मार्ट वर्कर होते हैं। मैंने पहले भी बोला कि जो अपने पैसे को लगा के फ़ायदा हासिल करते हैं, मतलब मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम गेन, इसमें इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है। एक इन्वेस्टर अपना पैसा लगा के करोड़ के ऊपर 10 लाख कमा रहा है, यहाँ पे उसने करोड़ में 10 प्लॉट परचेज़ कर लिए और हर प्लॉट के ऊपर 10 लाख रुपया उसको प्रॉफिट मिलेगी, तो वो करोड़ के ऊपर करोड़ रुपया कमा रहा होगा। तो इस तरीके से जो इन्वेस्टर्स होंगे जो अपना पैसा मुख्तलिफ जगह पे लगा के कमा रहे होंगे उनको फ़ायदा होता है। और ये इन्वेस्टमेंट का एक उसूल भी है कि अपने सारे फ्रूट्स एक ही बकेट में नहीं डालने चाहिए, उनको डिफरेंट जगह पे करना चाहिए। अब एग्जांपल के तौर पे आपको नीड पड़ती है, आपको नीड पड़ जाती है या आपको इमरजेंसी में कोई चीज़ बेचना पड़ती है, तो बजाय इसके कि आप एक ही चीज़ आपके पास और उसको आप लॉस में बेचें, उसके बजाय अगर आपके पास 10 चीज़ें उनको आप अगर एक चीज़ को लॉस में बेच देते तो आपका जो लॉस है वो बाकी 9 चीज़ों में मैनेज हो जाता है और आपकी कैपिटल अमाउंट सिक्योर हो जाती है। तो इस तरह से जो इन्वेस्टर होगा वो बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा और उसके लिए प्रॉपर्टी बेहतरीन ऑप्शन साबित होगी। अब ये सारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि इसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होंगे। नुकसान तभी होता है जब आप नुकसान करना चाहें अपना, जब आप नुकसान करना चाहते हैं तब जाके नुकसान होता है। और कभी भी एक आम फैम बंदा या एक जिसको अल्लाह ताला की ज़ात ने अक्ल दिया और वो अपना दिमाग इस्तेमाल करे, वो कभी भी लॉस नहीं खाता अगर मार्केट या माहौल या उसके इर्द गिर्द की जो चीज़ें हैं वो उसके कंट्रोल में हो। कंट्रोल से मुराद ये कि जब अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी ना हो या कोई भी ऐसी नागानी आफात ना हो तब जाके हो, तो एक अल्लाह की तरफ से कुदरती एक मामला होता है। लेकिन अगर आप अपना खुद नुकसान ना करना चाहें तो आप नहीं कर सकते। अगर आप पैनिक ना हो, अगर आप डिस्टर्ब ना हो, अगर आप रिलैक्स रहें, तो आप इस मार्केट में भी रहते हुए प्रॉफिट कमा सकते हैं और अपने पैसे से पैसा नया कमा सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की रहनुमाई चाहिए हो, आप चाहते हो कि इस नई डील में आप किस तरह से पैसा कमा सकते हैं या आप अपनी प्रॉपर्टी को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप हमारी एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर ले सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।